नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास हुआ करती है, जो कि यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी लेखपाल और अधीनस्थ के जो भी एग्ज़ाम अर्थात यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट के जितने भी एग्ज़ाम, एसएससी, बैंक, रेलवे इत्यादि जो एग्ज़ाम वो एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं अर्थात वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ामों के पर्पज़ से हम लोग करंट अफेयर की क्लास को पर डे और बेहतरीन तरीके से बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ करते हैं। तो ये हम लोगों की आज 26/11 की क्लास होगी, 26/11/2020 की। तो आइए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, सबसे पहली जानकारी है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी श्री गुरु नानक देव के जीवन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी श्री गुरु नानक देव के जीवन और गुरु नानक देव के जीवन और आदर्शों पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया। साथियों, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिख गुरु श्री गुरु नानक देव के जीवन और आदर्शों किस पे, यह पुस्तक जो है यह सिख गुरु श्री गुरु नानक देव के जीवन और आदर्शों पर आधारित है और इस पुस्तक का विमोचन किया। साथियों, अगर बात करें हम लोग तो गुरु नानक देव जी की यह जो पुस्तक है जिसका विमोचन हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, इस पुस्तक को चंडीगढ़ के रहने वाले श्री कृपाल सिंह जी ने लिखा है। इस पुस्तक को चंडीगढ़ के रहने वाले श्री कृपाल सिंह ने लिखा है। ये जो पुस्तक लिखी गई साथियों, इस पुस्तक को लिखने वाले जो हैं वो चंडीगढ़ के रहने वाले श्री कृपाल सिंह जी हैं, जो इस पुस्तक को लिखने का काम किए। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें तो मंत्रिमंडल ने ब्रिक्स देशों के साथ खेल और फिजिकल कल्चर के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन अर्थात MOU साइन किया है। मंत्रिमंडल ने, अगली जानकारी है, ब्रिक्स देशों के साथ खेल और फिजिकल कल्चर के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन जिसे हम लोग MOU भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
MOU क्षेत्र में सहयोग के लिए, क्षेत्र में यहाँ लिखिएगा सहयोग के लिए, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने किसके लिए? ब्रिक्स देशों के साथ, ब्रिक्स देश जो हमारे 5 देश हैं, उन ब्रिक्स देशों के साथ खेल और फिजिकल कल्चर के लिए, किसमें? खेल और फिजिकल कल्चर के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। साथियों, ब्रिक्स देशों में इन 5 देशों के साथ खेल और क्षेत्र में सहयोग से खेल विज्ञान, खेल संबंधी चिकित्सा, कोचिंग तकनीकों आदि के क्षेत्र में जानकारी और अनुभव का विकास होगा। इसमें जो समझौता ज्ञापन हुआ है, इस समझौता ज्ञापन में यह बताया गया कि इसके दौरान खेल विज्ञान में तथा खेल संबंधी चिकित्सा में, साथ ही साथ कोचिंग तकनीकों आदि के क्षेत्रों में जानकारी भी प्राप्त होगी, साथ ही साथ अनुभव भी होगा। क्या होगा? अनुभव होगा। साथियों, इससे न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा, बल्कि इन देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध भी मजबूत होते हैं। किन देशों के साथ? ब्रिक्स के साथ। ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स का मतलब हुआ यहाँ ब्राज़ील से हुआ, बी से मतलब हुआ ब्राज़ील, आर का मतलब हुआ, क्या हुआ? आर का मतलब रूस, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब हुआ चाइना अर्थात चीन, और यस का मतलब हुआ साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। देखिए, ब्रिक्स हमारे जो देश हैं वो 5 देश हैं। ब्रिक्स देशों की बात करें तो ब्रिक्स के अंतर्गत 5 देश आते हैं, BRICS। बी का मतलब हुआ ब्राज़ील, आर का मतलब रूस से हुआ, आई का मतलब इंडिया से हुआ, सी का मतलब चीन से हुआ, और यस का मतलब किससे हुआ? दक्षिण अफ्रीका के साथ। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका को मिलाकर ब्रिक्स देश बनाए गए। ठीक, तो इन्हीं 5 देशों के साथ खेल और फिजिकल कल्चर के क्षेत्र में सहयोग के लिए, किसके लिए? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका के साथ खेल और फिजिकल कल्चर के सहयोग में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दिया गया है। बताया गया कि यह समझौता ज्ञापन जो हुआ है, इससे हमारे जो है खिलाड़ियों को खेल विज्ञान में जानकारी मिलेगी, साथ ही साथ खेल संबंधी चिकित्सा में जानकारी मिलेगी, इसी के साथ कोचिंग तकनीकों में के बारे में भी जानकारी और अनुभव का विकास होगा, और इससे न सिर्फ हमारे खेल संबंधी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को प्रदर्शन में सुधार होगा, बल्कि अगर बात करें तो इन देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध भी मजबूत होंगे, ऐसी जानकारी दी गई। कैसे संबंध? द्विपक्षीय संबंध भी मजबूत होंगे। अगली बात करें साथियों, अगली जानकारी की, तो मंत्रिमंडल द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया तथा नीदरलैंड में वेरेनिगिंग वैन रजिस्टर कंट्रोलर्स के बीच समझौता ज्ञापन किया है। इस समझौता ज्ञापन में क्या है, देख लिया जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। यहाँ आपसे पूछ लेगा कि अभी हाल ही में ब्रिक्स देशों के साथ जो समझौता हुआ है, समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको बताना पड़ेगा खेल और फिजिकल कल्चर के क्षेत्र से संबंधित है। अगली बात है साथियों कि मंत्रिमंडल द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट
द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया तथा नीदरलैंड के वेरनिगिंग वैन रजिस्टर कंट्रोलर्स के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है, अर्थात MOU साइन हुआ है, को मंजूरी दी गई। किसके किसके बीच? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट और द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया तथा नीदरलैंड के वेरनिगिंग वैन रजिस्टर कंट्रोलर्स के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है। इस समझौता ज्ञापन में क्या क्या किया गया साथियों? इसमें यह बताया गया कि ICAR और VRC नीदरलैंड में तकनीकी कार्यक्रम, सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। कौन कौन? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और नीदरलैंड के वेरनिगिंग वैन रजिस्टर कंट्रोलर्स, ये सभी दोनों लोग मिलकर तकनीकी कार्यक्रम, सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। अगली बात इन्होंने कहा कि सदस्य प्रबंध, पेशेवर नीति, तकनीकी अनुसंधान, पेशेवर शिक्षा, पेशेवर लेखा परीक्षण, शिक्षा और परीक्षा के साथ साथ लेखा क्षमता में संस्थागत क्षमता सृजन के मामले में सहयोग करेंगे। ये जो दोनों हैं, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया तथा नीदरलैंड का जो वेरनिगिंग वैन रजिस्टर कंट्रोलर्स है, ये सभी लोग जो हैं ये सदस्य प्रबंधन, पेशेवर नीति, तकनीकी अनुसंधान, पेशेवर शिक्षा, पेशेवर लेखा प्रशिक्षण तथा शिक्षा और परीक्षा के साथ साथ लेखा क्षमता में संस्थागत क्षमता सृजन करने में सहयोग करेंगे। साथ ही साथ नीदरलैंड में दोनों संस्था लेखा, वित्त तथा सूचना प्रौद्योगिकी और ऑडिट के क्षेत्र में अल्पावधि के पेशेवर पाठ्यक्रम की पेशकश भी करेंगे। अगली बात, इस समझौते में कहा गया कि विद्यार्थी तथा फैकल्टी आदान प्रदान कार्यक्रम के रूप में संभावनाओं पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। अगली बात, भारत, नीदरलैंड और अंतर्राष्ट्रीय रूप में उपलब्ध लेखा पेशे से संबंधित अति प्रतिबंधित सूचना का जरूरत पड़ने पर आदान प्रदान भी किया जाएगा। साथियों, 5 समझौता ज्ञापन हुआ है। इस समझौता ज्ञापन से अगर बात करें, इसमें 5 समझौता ज्ञापन हुआ है जो कि सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों के शिक्षा, तकनीकी शिक्षा से संबंधित जुड़ा हुआ है। सभी जो है 5 समझौता ज्ञापन जो हुए हैं, ये सभी विद्यार्थियों के शिक्षा और तकनीकी संबंधी ज्ञापन हुए हैं। साथ ही साथ अगर इससे बात करें साथियों, तो दोनों देशों के प्रतिष्ठान संस्थानों के बीच सहयोग से भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए रोजगार के अधिक अवसर सृजन में मदद मिलेगी और भारत में वहां से भेजी गई अधिक रकम आएगी। वहां से जो, अर्थात नीदरलैंड से जो अधिक रकम भेजी जाएगी वो भारत में आएगी। ठीक साथियों, इसकी अगर पृष्ठभूमि की बात करें साथियों कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट पेशे के नियामक के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 के अंतर्गत वैधानिक संस्था है। ये जो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, यह 1949 के 1949 के चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक संस्था मानी गई है। और अगर बात करें वेरनिगिंग वैन रजिस्टर कंट्रोलर्स की स्थापना की बात करें, तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ये जो हमारी नीदरलैंड की, एक सेकेंड,
हमारी जो नीदरलैंड की साथियों वेनिगिंग वैन रजिस्टर कंट्रोल है, यह संस्था जो इसकी स्थापना 1988 में की गई, स्थापना 1988 में की गई। और ये जो हमारा भारत का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, इसे चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 के अंतर्गत वैधानिक संस्था बनाया गया। किसके अंतर्गत? चार्टर्ड अधिनियम 1949 के अंतर्गत यह एक वैधानिक संस्था है। कैसी संस्था? वैधानिक संस्था है साथियों। ये जो हमारी नीदरलैंड की वेनिगिंग वैन रजिस्टर कंट्रोल है, इसकी स्थापना 1988 में की गई। साथ ही साथ हमारी भारत की जो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, इसकी यह चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई और यह एक वैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? वैधानिक संस्था है साथियों। अगली बात करें अगर साथियों, किसकी बात करेंगे हम लोग? अगली बात करेंगे अगली बात करें तो केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री श्रीपद येसा नाइक ने 24 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड द्वारा आयोजित ई कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कौन सी ई कार्यक्रम की इन्होंने अध्यक्षता की? केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद येन नाइक, श्रीपद येसा नाइक 24 नवंबर को श्रीपद येसा नाइक ने 24 नवंबर को राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड द्वारा किसके द्वारा? राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के द्वारा आयोजित ई कार्यक्रम की अध्यक्षता की। ई कार्यक्रम की अध्यक्षता की। ठीक साथियों, कौन से ई कार्यक्रम की अध्यक्षता की? साथियों, यह कार्यक्रम बोर्ड ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर किया। ये जो कार्यक्रम कौन सा? राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड द्वारा जो आयोजित ई कार्यक्रम था, कौन सा ई कार्यक्रम? यह अपने स्थापना दिवस के अवसर पर ई कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और अगर बात करें साथियों, तो इस मौके पर NMPB 2020 की अद्यतन स्थिति रिपोर्ट, इस मौके पर NMPB 2020 अद्यतन स्थिति रिपोर्ट 2020 की अद्यतन रिपोर्ट स्थिति रिपोर्ट और अगर बात करें तो आयुर्वेद
आयुर्वेद ई पुस्तक कौन सी ई बुक का भी विमोचन किया? ई बुक का भी क्या किया? विमोचन किया। साथियों, जो केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री हैं जिन्हें स्वतंत्र प्रभार प्राप्त है, कौन है? केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री हैं श्रीपद येसा नाइक ने 24 नवंबर को राष्ट्रीय औद्योगिकी पादप बोर्ड द्वारा जो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस कार्यक्रम का नाम ई कार्यक्रम था। क्या है? ई कार्यक्रम आयोजित किया था। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद येसा नाइक जी ने किया। साथ ही साथ साथियों, इस कार्यक्रम के दौरान ही श्रीपद येसा नाइक जी ने NMPB 2020 की अद्यतन स्थिति रिपोर्ट, कौन सी? NMPB 2020 की अद्यतन स्थिति रिपोर्ट और आयुर्वेद, कौन सी? आयुर्वेद ई बुक का विमोचन भी इसी के साथ साथ किया। कौन सी बुक? आयुर्वेद नामक ई बुक का भी विमोचन किया गया। साथियों, बात करें तो आयुष मंत्री सचिव आयुष वैद्य राजेश कोटेचा और बोर्ड के अन्य सदस्य ने देश के औषधीय पौधों के क्षेत्र में विकास के योगदान तथा अन्य उपलब्धियों के लिए NMPB की सराहना की। यह जो NMPB है, यह औषधीय पौधों के क्षेत्र में विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कैसा महत्वपूर्ण योगदान दिया है? इसका जो साथियों NMPB का मुख्य उद्देश्य है, यह विभिन्न हितधारक अर्थात अगर बात करें तो किसानों, व्यापारियों और निर्माताओं के बीच मजबूत समन्वय के माध्यम से औषधीय पौधों के क्षेत्र में विकास करना है, ताकि सभी हितधारक लाभान्वित हो सकें। इस प्रयास से किसानों और जनजातियों की आय और आजीविका में भी वृद्धि हो सके। यही NMPB का मुख्य उद्देश्य है। ठीक साथियों, NMPB का यही मुख्य उद्देश्य है। और अगर बात करें साथियों तो 24 नवंबर 2020 को तत्कालीन आयुष विभाग के पर्यावरण और वन मंत्रालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के साथ मिलकर राष्ट्रीय औद्योगिकी पादप बोर्ड, ये जो हमारा NMPB है, इसका फुल फॉर्म है, क्या है फुल फॉर्म? राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड। इसके फुल फॉर्म की अगर बात करें तो राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड। ये जो NMPB है, इसका नाम फुल फॉर्म है राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड। तो साथियों, यह जो राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड है, इसका गठन किया गया और वर्तमान बोर्ड आयुष मंत्रालय की अभिन्न इकाई है, जिसे उपरोक्त मंत्रालय और विभाग का परामर्श और समर्थन प्राप्त होता है। और बोर्ड औषधि पौधों के क्षेत्र में विकास के लिए भी कार्य करता है। ये जो राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड है, यह औषधि पौधों के लिए कार्य करता है। कैसे पौधों के लिए? औषधीय पौधों के लिए कार्य करने का काम करता है। और बात करें अगर साथियों, अगली जानकारी की बात करें अगर, अगली जानकारी की बात करें हम लोग, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शून्य से सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित किया। हमारे जो भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, क्या नाम है उनका? श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। बात करते हैं इनके बारे में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं ये।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक जी ये शून्य से सशक्तिकरण शून्य से सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित किया। हमारे भारत के जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, ये शून्य से सशक्तिकरण के लिए, किसके लिए? शून्य सशक्तिकरण का विषय जो था, इस विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन को, कौन से राष्ट्रीय सम्मेलन को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित किया। साथियों, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री की शिक्षा सुधार के लिए सराहना की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र मूल्यांकन नीति में सुधारों पर केंद्रित है, ऐसा कौन कहा? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने कहा। साथियों, इस दौरान अगर बात करें तो जब ये राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान साथियों 40 से अधिक शिक्षा अधिकारी और 26 शिक्षक को उनके अभिनय प्रयासों में सम्मानित भी किया गया। इस दौरान साथ ही इस दौरान देश में शिक्षा अधिकारी और शिक्षक ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़े हुए थे जब ये राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर इनोवेशन एंड लीडरशिप के इस बुक कोविड एडिशन का अनावरण भी किया। किसका? शिक्षा मंत्री जी इस अवसर पर इनोवेशन एंड लीडरशिप की इस बुक इनोवेशन एंड लीडरशिप केस बुक कोविड एडिशन इस संस्करण को कोविड एडिशन अर्थात कोविड संस्करण नाम दिया गया। इस दौरान जब राष्ट्रीय सम्मेलन को इन्होंने संबोधित किया, हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस अवसर पर इनोवेशन एंड लीडरशिप केस बुक कोविड एडिशन का भी क्या किया? अनावरण किया। इस ई बुक में देश भर के शिक्षा अधिकारियों और शिक्षकों के अभिनय प्रयोगों को संकलित किया गया है। इसका जो है अनावरण किया ये जो बुक है, और यह ई बुक है अर्थात इलेक्ट्रॉनिक बुक है। साथ ही साथ अगर बात करें तो इस बुक में क्या दिया गया है, तो इस बुक में शिक्षा अधिकारियों और शिक्षा अधिकारियों और शिक्षकों के अभिनय प्रयोगों को संकलित किया गया है। ठीक साथियों, और अगर बात करें तो श्री अरविंद घोष को याद करते हुए रमेश पोखरियाल निशंक ने भारत की शैक्षिक विरासत और गौरवशाली अतीत को दोहराया, जहां नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुए हैं, जहां वासुदेव कुटुंबकम के नारे को बल देते हुए दुनिया भर के छात्रों को आमंत्रित किया गया। साथ ही साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने यह भी कहा
कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो दुनिया का अग्रणी विश्वविद्यालय है, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भी वह सराहना कर रहा है। भारत की शिक्षा नीति जो 2020 की है उसकी भी सराहना कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कर रहा है। एक साथ ही एक सुसंगत और लचीली शिक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए अपनाए गए शिक्षा सुधारों के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को भी सम्मानित करता है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से अस्थायी शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री की भी सराहना की। ठीक साथियों, ये जानकारी हमारी एजुकेशन से जुड़ी हुई थी। किससे जुड़ी हुई? एजुकेशन से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने शून्य से सशक्तिकरण के विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया और इस अवसर पर इनोवेशन एंड लीडरशिप केसबुक कोविड एडिशन के पुस्तक का ई-बुक का अनावरण भी किया। कौन सी बुक का? ई-बुक का अनावरण किया। और अगर अगली बात करें साथियों, हम लोग सहयोगात्मक भागीदारी और एक्सपो के लिए रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरशिप और नाइजीरिया के साथ वेबिनार आयोजन किया गया। ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर बात करें साथियों कुछ इम्पोर्टेंट हमारा जो उमंग ऐप है साथियों, कौन सा उमंग है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बताया था कि उसके 3 साल पूरे हो रहे हैं। तो उसमें साथियों उसके लेन देन के लिए EPFO को उमंग ऐप पर EPFO को उमंग ऐप पर सर्वाधिक लेन देन, उमंग ऐप पर सर्वाधिक लेन देन किसके लिए? सर्वाधिक लेन देन के लिए प्लेटिनम पार्टनर पुरस्कार दिया गया। लेन देन के लिए प्लेटिनम पार्टनर पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? प्लेटिनम पार्टनर। सर्वाधिक लेन देन के लिए EPFO को उमंग ऐप पर EPFO का मतलब क्या हुआ कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। EPFO का मतलब हुआ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। EPFO कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। EPFO पर अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को उमंग ऐप पर सर्वाधिक लेन देन के लिए, किसके लिए? ये जो हमारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है यह उमंग ऐप पर सबसे ज़्यादा लेन देन किया है। तो सबसे ज़्यादा लेन देन के लिए इसे प्लेटिनम पार्टनर पुरस्कार दिया गया। EPFO को प्लेटिनम पार्टनर पुरस्कार दिया गया। किस लिए? कि ये सबसे ज़्यादा लेन देन उमंग ऐप के माध्यम से किया। किसके माध्यम से? उमंग ऐप के माध्यम से किया। साथियों हम आपको बताएं
25 लाख से अधिक लेन देन रजिस्टर करने के लिए प्लेटिनम पुरस्कार दिया गया। ये जो लेन देन किया गया, ये कितना किया गया? 25 लाख से अधिक लेन देन, 25 लाख से अधिक लेन देन, 25 लाख से अधिक लेन देन के लिए EPFO को उमंग ऐप के माध्यम से लेन देन किया गया। इस लेन देन के लिए प्लेटिनम पार्टनर पुरस्कार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को दिया गया। किसे? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को यह दिया गया। और साथियों अगर बात करें इसमें, तो यह जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, इसके अधिकतर सदस्य सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हैं। और यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है यह करोड़ों उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए सुलभ और किफ़ायती समाधान आवश्यक होता है। स्मार्टफोन, IOF फीचर फोन, टैबलेट और डेस्कटॉप जैसे इंटरनेट आधारित उपकरणों की लोकप्रियता और सहज इस्तेमाल पर विचार करते हुए EPFO ने सहज रूप से अपनी सेवा को रात दिन पहुंच योग्य बनाने के लिए उमंग ऐप की क्षमता के दोहन का उद्देश्य रखा। खासकर अगर देखा जाए तो दूर दराज के स्थानों पर रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए। इसी कारण उमंग पर EPFO सेवा लॉन्च किया गया कि जो लोग दूर दराज के लोग हैं, दूर दराज में रहने वाले लोग हैं, वो EPFO सेवा के माध्यम से, उमंग ऐप के माध्यम से लेन देन कर सकते हैं। किसके माध्यम से? उमंग ऐप के माध्यम से ये लेन देन कर सकते हैं। अगली बात करें अगर साथियों, तो 15 जनवरी 2021 को लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल पर कॉल करते समय नंबर से पहले 0 लगाना अनिवार्य होगा। इसमें यह कहा गया कि 15 जनवरी 2021 से, यह भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जामिनर के माइंड में आ जाए तो पूछ ले, तो इसे आप लोग नोट करिए। 15 जनवरी 2021 से लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल पर लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल पर कॉल करते समय नंबर से पहले कॉल करते समय नंबर से पहले 0 लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा, अनिवार्य होगा। कब से? 15 जनवरी 2021 से लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल फ़ोन पर कॉल करते समय नंबर से पहले 0 लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। ठीक साथियों, इसमें जो है फिक्स्ड लाइन और मोबाइल के भविष्य में और अधिक नंबर वितरित किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ट्राई की सिफारिशों को दूरसंचार विभाग ने मंजूर करते हुए उसे क्रियान्वित करने का फैसला किया, जो कि कुछ निम्न प्रकार है। जैसे अगर कहा जाए तो इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट हैं कि सभी फिक्स्ड लाइन से मोबाइल पर फ़ोन करने के लिए 15 जनवरी 2021 से नंबर से पहले 0 लगाना अनिवार्य होगा। और अगर बात करें तो लैंडलाइन से लैंडलाइन, मोबाइल से लैंडलाइन या तो मोबाइल से मोबाइल पर फ़ोन करने में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। अगर आप लैंडलाइन से लैंडलाइन पे फ़ोन करते हैं या तो फिर मोबाइल से लैंडलाइन पे फ़ोन करते हैं या तो मोबाइल से मोबाइल पर फ़ोन करेंगे तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बदलाव सिर्फ इसमें किया गया है कि अगर आप लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल पर कॉल करेंगे तब 0 लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए उपयुक्त घोषणा भी की जाएगी। यह घोषणा जब कोई उपयोगकर्ता लैंडलाइन से मोबाइल पर बिना 0 लगाए नंबर मिलाएगा तब उसे सुनाई ही नहीं देगा और सभी लैंडलाइन उपयोगकर्ता को 0 डायल करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक, और इन उपायों के चलते लगभग 2539 मिलियन संख्या श्रृंखला बनाई जा सकेगी। इससे भविष्य में अधिक संख्या में नए नंबरों की मांग भी पूरी की जाएगी, जिन्हें भी नए नंबरों की मांग है। साथ ही साथ नए नंबर के लिए पर्याप्त स्थान भी सृजित होने
पर आने वाले समय में नए नंबर जुड़ने से मोबाइल उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से लाभ भी मिलेगा और इस बदलाव के लिए यह ध्यान भी रखा गया है कि उपयोगकर्ता को किसी तरह की समस्या ना हो और नए नंबरों के लिए पर्याप्त स्थान सृजित भी किए जाएं। नए नंबरों के लिए पर्याप्त स्थान का भी सृजन किया जाए। अगली बात करें साथियों, तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा एमएसएमई मंत्री जो हैं श्री नितिन गडकरी जी, कौन? नितिन गडकरी जी, ये 16 राजमार्गों को उत्तर प्रदेश में आज 16 राजमार्गीय परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और साथ ही साथ उद्घाटन भी करेंगे। श्री नितिन गडकरी जी उत्तर प्रदेश में 26 नवंबर 2020 को 16 राजमार्ग परियोजनाओं की 16 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन भी करेंगे। कुछ राजमार्गों का उद्घाटन भी करेंगे। ठीक साथियों, हमारे जो कौन हैं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा एमएसएमई मंत्री, कौन? एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। ये उत्तर प्रदेश में 26 नवंबर 2020 को 16 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, साथ ही साथ उद्घाटन भी करेंगे। और यह उद्घाटन जो होगा साथियों, यह उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। किस माध्यम से? वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया जाएगा। इस दौरान अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ इसकी अध्यक्षता करेंगे। साथ ही साथ कार्यक्रम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित राज्य मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री भी इसमें सम्मिलित होंगे। साथियों, इसके अंतर्गत 505 किलोमीटर लंबी सड़क मार्ग बनाया जाएगा। कितने? 505 किलोमीटर लंबी सड़क बनाया जाएगा। और अगर इसके टोटल लागत की बात किया जाए तो इसमें 7500 करोड़ रुपए की, कितने? 7500 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। करोड़ रुपए की लागत इसमें लगेगी। 505 किलोमीटर लंबी यह सड़क परियोजना है। टोटल मिला के 16 परियोजना राजमार्गों का जो उद्घाटन, आधारशिला और उद्घाटन करेंगे, इसमें 505 किलोमीटर लंबी सड़क राजमार्ग परियोजनाएं हैं, जिसमें 7500 करोड़ रुपए की लागत की संभावना बताई गई है। साथियों, उत्तर प्रदेश में इन सड़क परियोजनाओं के चलते बेहतर सड़क का मार्ग प्रशस्त होगा, साथ ही साथ सहूलियत भी मिलेगी यात्रा के दौरान। इसमें साथियों अगर बात करें तो लगभग इसके अंतर्गत राष्ट्र को समर्पित राजमार्ग परियोजनाएं जो हैं ये 8 हैं। साथ ही साथ एनएच परियोजनाएं भी हैं जिसकी आधारशिला रखेंगे, ये भी 8 हैं। ठीक, इन परियोजनाओं को इन्हें आधारशिला रखना है आज और साथ ही साथ उद्घाटन भी करना है। इसके बाद अगर साथियों हम लोग कुछ और अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन के अंतर्गत है साथियों कि वह कौन सी श्रृंखला है जिसमें 48वें इंटरनेशनल एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज को पुरस्कार
सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है? किस श्रृंखला ने 48वें इंटरनेशनल एमीज? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो साथियों भारतीय वेब श्रृंखला है। कौन सी? भारतीय वेब श्रृंखला, भारतीय वेब श्रृंखला दिल्ली क्राइम। भारतीय वेब श्रृंखला दिल्ली क्राइम ने 48वें इंटरनेशनल एमीज 48वें इंटरनेशनल एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है। साथियों ये जो भारतीय वेब श्रृंखला है, कौन सी? भारतीय वेब श्रृंखला है, इसकी दिल्ली क्राइम जो है, भारत वेब श्रृंखला की दिल्ली क्राइम श्रृंखला, इसने 48वें इंटरनेशनल एमीज में, कौन से? 48वें इंटरनेशनल एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज, कौन सी? सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज मतलब सबसे अच्छा प्रदर्शन, ड्रामा का सबसे अच्छा प्रदर्शन सीरीज का पुरस्कार इसने जीता है। इसमें बात करें अगर साथियों तो रिची मेहता द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स यह जो वेब सीरीज है साथियों, कौन सी? भारतीय वेब श्रृंखला दिल्ली क्राइम जो है, यह रिची मेहता द्वारा निर्देशित की गई है। किसके द्वारा? रिची मेहता द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स कौन सी? नेटफ्लिक्स जो है यह वेब सीरीज है, यह वर्ष 2012 में दिल्ली सामूहिक बलात्कार की भयानक घटना का आधारशिला है। दिल्ली में जो भयानक सामूहिक बलात्कार किया गया था उसकी यह भयानक घटना को दर्शाता है। कैसी? इसकी भयानक घटना को यह बताने का काम करता है। यह जो वेब सीरीज है अर्थात दिल्ली क्राइम वेब सीरीज जो है, इसमें सैफ अली शाह, राजेश तेलंग, आदिल हुसैन, रचिका दुग्गल, गोपाल दत्त तिवारी, जया भट्टाचार्य, अभिलाषा सिंह, विनोद सारावत, मृदुला शर्मा, अनुराग अरोड़ा, सिद्धार्थ भारद्वाज जैसे कलाकार ने मुख्य भूमिका अदा की है। कौन कौन? इसके अंतर्गत सैफ अली शाह, राजेश तेलंग, आदिल हुसैन, रचिका दुग्गल, गोपाल दत्त तिवारी, जया भट्टाचार्य, अभिलाषा सिंह, विनोद सारावत, मृदुला शर्मा, अनुराग अरोड़ा, सिद्धार्थ भारद्वाज जैसे कलाकार ने ये जो दिल्ली क्राइम से वेब सीरीज है इसमें अपनी अहम मुख्य भूमिका निभाई है। साथ ही साथ साथियों इस वेब सीरीज के लेखक की अगर बात करें तो रिची मेहता जी इस वेब सीरीज की मुख्य लेखिका हैं या मुख्य निर्देशक हैं। कौन? रिची मेहता जी दिल्ली क्राइम वेब सीरीज की लेखिका हैं या निर्देशिका हैं। ठीक साथियों, और अगर बात करें दिल्ली क्राइम के कलाकारों ने भी इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने पर अपनी खुशी जाहिर की है। दिल्ली क्राइम के जो भी कलाकार हैं ये भी इंटरनेशनल एमीज अवार्ड जीतने पर अपनी खुशी जाहिर की है। और अगर अगली बात करें साथियों तो वह कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड के लिए नामित किया गया है?
तो विराट कोहली को साथियों, विराट कोहली को आईसीसी क्रिकेट ऑफ द डिकेड के लिए, अगली जानकारी है साथियों, विराट कोहली को आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड प्लेयर ऑफ द डिकेड के लिए नामित किया गया है। इसमें साथियों रविचंद्रन अश्विन जी भी हैं। ये जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड है, इसके लिए विराट कोहली को साथ ही साथ रविचंद्रन अश्विन को, जो कि स्पिनर हैं, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन के आधार पर, मतलब विराट कोहली के और स्पिनर जो रविचंद्रन अश्विन हैं, इनके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इसी मंगलवार को भारत के कप्तान विराट कोहली और स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन के आधार पर आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया है। किसके लिए? आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो यह अवार्ड पिछले 10 वर्ष अर्थात 2010 से 2019 के लिए प्रदान किया जाएगा। यह जो अवार्ड होगा यह पिछले 10 दशक अर्थात 2010 से, कब से? 2010 से 2019 के बीच, 2010 से 2019 के लिए प्रदान किया जाएगा। और साथियों बात करें तो भारतीय कप्तान विराट कोहली को सभी 5 पुरुष वर्गों में नामित किया गया है। आईसीसी द्वारा अपने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए कुल 7 खिलाड़ियों का नामांकन किया गया है। किस कुल 7 खिलाड़ियों का नामांकन किया गया है। कुल 7 खिलाड़ियों को नामित किया गया। वो 7 खिलाड़ी कौन कौन से हैं साथियों? वो 7 खिलाड़ी हैं एमएस धोनी। कौन कौन? एमएस धोनी, साथ ही साथ विराट कोहली हो गए, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, लसिथ मलिंगा को भी, किसे? लसिथ मलिंगा जो कि श्रीलंका के तेज बॉलर हैं। साथ ही साथ अगर बात करें साथियों, कुमार संगकारा को भी नामित किया गया। किसे? कुमार संगकारा जो कि श्रीलंका के ही हैं। कहाँ के? श्रीलंका के ही। और अगर बात करें साथियों तो ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क को नामित किया गया। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क को। और अगर बात करें साथियों तो दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स को, एबी डिविलियर्स, सात हुए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और 7। हाँ साथियों, ये जो मैं आपसे बता रहा था कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड, आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए 7 लोगों को नामित किया गया है। कितने लोगों के लिए? 7 लोगों को नामित किया गया है। इन 7 लोगों में महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, साथ ही साथ श्रीलंका के लसिथ मलिंगा, कुमार संगकारा, और उसी के साथ अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क जी हैं। और अगर अगली बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के, कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स को आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया। इस अवार्ड के लिए साथियों स्टीव स्मिथ का नाम शामिल नहीं, मतलब इसमें। और अगर बात करें तो इतने लोगों को साथियों आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया। किसके द्वारा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा इसी मंगलवार को इसके लिए घोषणा की गई।
इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को 7 खिलाड़ियों के लिए नामित किया गया, 5 पुरुष वर्गों में नामित किया गया। यह जो पुरस्कार दिया गया साथियों, यह अवार्ड पिछले 10 वर्ष अर्थात 2010 से 2019 के लिए प्रदान किया गया। ठीक साथियों, तो ये आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, जिससे कि हम लोग वनडे एग्जाम के, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, यूपी लेखपाल हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, जूनियर असिस्टेंट हो, या तो फिर और कोई जो भी जितने भी एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, उन सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में आजकल का ट्रेंड है कि 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं, कितने जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आपके इस YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन के साथ सारे करंट अफेयर को कराने का काम किया जाता है। क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। साथ ही साथ क्लास कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके दिया करिए। अगली बात मैं आपको बताऊं तो अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे कि और भी विद्यार्थियों तक आपका विद्यार्थी तक YouTube चैनल पहुँच सके और उनके करियर में मैं भी अपनी कुछ भूमिका निभा सकूं। साथ ही साथ क्लासों को अगर आप लोग शेयर करते हैं तो मुझे भी एक नई ऊर्जा और एनर्जी मिलती है, जिससे मुझे और भी ज़्यादा मेहनत के साथ और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ काम करने में आनंद आता है। ठीक साथियों, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी जैसी आपकी मर्जी। तो ठीक है, फिर क्लास को यहीं से ओवर करते हैं। आपके YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए भी कुछ कक्षाएं दी जा रही हैं, जो कि बाल विकास की हो गई, हिंदी की हो गई और सामाजिक विज्ञान से भी रिलेटेड कुछ कक्षाएं आप लोगों को दी जा रहे हैं। उसे भी लेना आप लोग मत भूलिएगा। जो भी आप लोगों के भाई, बंधु, बहन, नाते रिश्तेदार में जो भी लोग होंगे, उन सभी लोगों को आप ये जानकारी देने का काम करिएगा। ठीक साथियों, तो ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।